Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of political science, that is power sharing. We will continue the accommodation in Belgium. We have studied in both the countries, Belgium and Sri Lanka. हमने श्रीलंका और बेल्जियम, जो कि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, उन्हें पढ़ा कि दो अलग अलग तरह के एथनिक ग्रुप्स हैं जो आपस में पावर के लिए उनमें स्ट्रगल होती है मेजॉरिटी के आधार पर। जैसे बेल्जियम में था, डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग संख्या में कम थे। उनके बीच डिस्प्यूट्स हो रहे थे, आगे टेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई। इसी तरह से श्रीलंका में था, सिंहल स्पीकिंग 74% थे और श्रीलंकन तमिल्स 18% थे। उनमें डिफरेंसेस आ रहे थे। जो सिंहल्स थे मेजॉरिटी में थे, इसलिए वो अपनी पावर, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने में हो, चाहे वो अपनी लैंग्वेज, सिंहल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकग्नाइज कर रहे थे, जॉब्स में, एजुकेशन में, हर चीज़ में, यहाँ तक कि अपने बुद्धिस्ट धर्म को भी प्रमोट कर रहे थे, जिसकी वजह से तमिल्स लोगों में सिचुएशन ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि शायद हमारे साथ पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशन बहुत टेंशनफुल हो गए और धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी आई कि सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई। दोनों एक स्वतंत्र राष्ट्र, तमिल्स ने कहा कि हमें एक तमिल ईलम अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा की, जिसकी वजह से टेंशन इतने ज़्यादा हो गए कि उनके देश की सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ टोटली टेरेबली सेटबैक हो गया, बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन बेल्जियम ने, अभी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, एकोमोडेट कैसे किया है बेल्जियम ने। इन्होंने बेल्जियम जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यस, हमारे यहाँ रीजनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के एथनिक ग्रुप्स हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हमें अपने देश में स्टेबिलिटी चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी हो जिसमें पीस हो कंट्री में, तभी डेवलपमेंट होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने एक दूसरे को एकोमोडेट किया, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया कि यस, यहाँ पर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को मिल के रहना है। फाइन। सो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए। बिटवीन 1972 एंड 1993 बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 times टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर। उन्होंने कहा कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मीन्स होता है संशोधन, उसमें चेंजेस लाए, 4 टाइम चेंजेस किए उन्होंने, इस तरह के अरेंजमेंट किए जिससे सब लोग मिल करके रह सकें। अब ये बेल्जियम मॉडल के मेन एलिमेंट्स क्या हैं, मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट इस ढंग से इस्टेब्लिश करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं इक्वल शेयरिंग होगी और वो मिल करके देश के लिए पॉलिसी डिसाइड करेंगे, जिसमें दोनों की का रिप्रेजेंटेशन होगा ताकि कोई डिस्प्यूट ना रहे। सेकेंड थिंग उन्होंने की, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने क्या किया, जो बहुत सारी ऐसी पावर थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, वो उन्होंने जो रीजन वाइज, चाहे वो फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोगों का एक रीजन है, दूसरी जगह वलोनिया का में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का रीजन है, उन दोनों को इक्वल पावर्स दे दी। दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी ताकि वो अपने अपने एरिया के लिए अपने अपने कानून बना सकें और अपने रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें, ताकि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थर्ड थिंग उन्होंने की, ब्रुसेल्स, जो कि उसकी कैपिटल थी बेल्जियम की, हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स जो कि उनकी कैपिटल थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो एक टेंशन वाली सिचुएशन और ख़त्म कर दी। नेक्स्ट उन्होंने किया, देयर इज़ ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज community which has the power regarding cultural, educational and language related issues। और उन्होंने एक खास बात और की, क्या किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की। जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है,
स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, जो कि एक ही तरह की भाषा बोलने वाले लोग थे। उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई जो कि सारे लॉज बनाएंगे काय के बारे में, कल्चर के बारे में, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ पे जो भी डिसीजन लेने हैं वो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी, ताकि कम्युनिटी के आधार पर कोई डिस्प्यूट्स ना हो। इस तरह से बेल्जियम ने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करी। फाइन, ये है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है बेल्जियम मॉडल, लेकिन फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकिंग लोग चाहे कहीं भी रहें, उनके बीच पावर की शेयरिंग हुई। कल्चरल और एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पे कोई डिस्प्यूट्स नहीं हुए, और उसके बाद उनका देश पीसफुली रन करने लगा। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें पावर को शेयर किया गया। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, और एक टाइम ऐसा जब यूरोप के बहुत सारे देशों ने मिल करके यूरोपियन यूनियन बनाई, और वहाँ पर ब्रुसेल्स को चूज़ किया एज ए हेडक्वार्टर, जस्ट बिकॉज वहाँ पे एकोमोडेट किया गया अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ को। विदाउट एनी टेंशन बेल्जियम में पीसफुली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, लेकिन श्रीलंका में ये जो पावर शेयरिंग थी वो मेजॉरिटी वाइज माइनॉरिटी पर हावी होते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका shows as a contrasting example. It shows us that if majority community wants to force its dominance over others, इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर फोर्स करती है, बाकी लोगों पे अपनी डोमिनेंस बताती है, रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, और अपनी पावर को सबके साथ शेयर करने से मना कर देती है, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इससे देश की एकता पे खतरा उत्पन्न हो जाता है। फाइन, तो ये है आपका एकोमोडेशन ऑफ पावर। नाउ वी विल स्टार्ट वन मोर थिंग अबाउट वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग की हम क्यों चाहते हैं, इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट है प्रूडेंशियल रीज़न, सी इन द ग्लॉसरी। प्रूडेंशियल मीन्स होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। Prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral constrictions. See, prudential means होता है हम जब कोई डिसीजन लेते हैं अपना फ़ायदा नुकसान देख करके। जैसे बेल्जियम के लोगों ने सोचा कि हमारे अगर हम आपस में कम्युनिटीज़ लड़ती रहीं तो हमारे देश की एकता अखंडता नहीं रह पाएगी, कभी शांति नहीं रहेगी, हमेशा किसी न किसी बात पर दोनों कंट्रीज आपस में लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अपने फ़ायदे नुकसान को देखते हुए डिसाइड किया। तो इस तरह से जो पावर शेयरिंग होते हैं उसे प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि ये क्या करती है, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट माने जो मतभेद हो रहे हैं, उसकी संभावना को कम कर देती है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे प्रूडेंशियल रीज़न। और दूसरा रीज़न है पावर शेयरिंग का इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि हम पावर जनता के बीच में बांट रहे हैं। अल्टीमेट पावर किसके पास है, जनता के पास है। ये हम डेमोक्रेसी में कहते हैं। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एग्जिस्टेंस, उन लोगों के बीच जिनके बीच में एग्जिस्टेंस है, एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट, और जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक मॉरल ग्राउंड पे है, मतलब नैतिक रूप से डेमोक्रेसी हमारी है तो हमें पावर शेयर करनी होगी। दैट इज़ कॉल्ड moral reason. Fine, so we have completed this chapter, power sharing. I hope you can understand, and tomorrow we will study different forms of power sharing.